ठीक है जी, तो स्क्रीन शेयर हो रही है। स्टार्ट जी पे सर। टिक वन बॉक्स टू शो विच ऑपरेटर मीन लेस देन और इक्वल टू से कौन सा ऑपरेटर है जो लेस देन और इक्वल टू के लिए यूज हो रहा है। सी। बॉक्स दैट इज सी। तो ये सी होगा, ये हम यहाँ यूज कर लेंगे। ये जो सी पार्ट है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो इसमें पहला सवाल था उसमें ये था कि हमने बताना है कि कौन सा ऑपरेटर है जो लेस देन और इक्वल टू को डिनोट करता है। तो इसका आंसर होगा सी। तो ये पहला तो ये हो जाएगा। टिक वन बॉक्स टू शो हाउ अ वैल्यू कैन बी पास टू अ प्रोसीजर। बी। पैरामीटर। दैट इज पैरामीटर। पैरामीटर के जरिए जो है वो वैल्यू वो पास कर दी जाती है। ठीक है। तो सर वैसे क्वेश्चन माना क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था। अच्छा, ये वाले दोनों आए थे। ठीक है। फॉर डिस्क्रिप्शन इन 5 डाटा टाइप्स आर शोन, ड्रॉ वन लिंक टू ईच डिस्क्रिप्शन। अब ये आपके सामने दिया गया है और हमें इसके अंदर डाटा टाइप को उसके डिस्क्रिप्शन के साथ ऐड करना है। ये तो आसान है, बताओ इसके क्या क्या हो सकते हैं। होल नंबर इंटीजर। होल नंबर होगा, एक मिनट को। तो होल नंबर क्या होगा? इंटीजर। इंटीजर हो जाएगा। सिंगल लेटर। सिंगल लेटर कार कैरेक्टर। सिंगल लेटर पे कैरेक्टर आ जाएगा। वर्ड और वर्ड और फ्रेज फ्रेज के लिए, वर्ड और फ्रेज के लिए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होता है। नंबर विद अ डेसिमल प्लेस रियल। इज अ रियल वन। रियल या फ्लोट दोनों आ सकता है। ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सर्कल थ्री वर्ड्स विच रिप्रेजेंट प्लेसेस वेयर डाटा में बी स्टोर्ड। डाटा कहाँ कहाँ स्टोर हो सकता है? एरे, वेरिएबल और कांस्टेंट। एरे इसमें हो जाता है। एरे, वेरिएबल, कांस्टेंट। एरे दूसरा जो है वो वेरिएबल है। तीसरा जो है वो कांस्टेंट है। इन तीन में जो डाटा जो है वो स्टोर होता है। तो एरे, कांस्टेंट और तीसरा जो हो जाएगा वो वेरिएबल हो जाएगा। The first stage of the program development life cycle is analysis. Two of the tasks in analysis are abstraction and decomposition. What is meant by abstraction? Sir, abstraction is a procedure in which the main details are uh, the main details are found through the method. Keeping the necessary data and discarding the unnecessary data. यही था। जी। जी सर। एब्स्ट्रैक्शन में हम ये करते हैं कि जो नेसेसरी डाटा होता है उसको रखते हैं और डिस्कार्ड करते हैं हम अननेसेसरी को। तो यहाँ पे वही चीज लिखेंगे। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स यहाँ पे कीपिंग द necessary data
and discard any unnecessary data। ये हमारे पास एब्स्ट्रक्शन में होता है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स उनको रखते हैं और जो नहीं होती इंपॉर्टेंट डिटेल्स उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ये समझ में आता है? जी सर। जैसे इसकी एग्जांपल आपको याद हो, बुक से हमने पढ़ी थी कि जो मैप आता है, गूगल मैप आता है, तो गूगल मैप में दो तरह के व्यूज आते हैं ना, ठीक है ना। अब एक व्यू वो आता है जो आपको सिर्फ रूट्स या रोड्स बताता है, और एक वर्ड वो होता है जिसमें आपको पूरा बता रहा होता है कि इसमें ग्रास मतलब ग्रीनरी किस किस जगह पर है, किस जगह पे कोई मैदान है। ये व्यू देखा होगा, याद होगा। ये एग्जाम्पल हमने डिस्कस की थी, याद पड़ती है? जी सर। जैसे हम चेक करते हैं ना गूगल पे, तो जब हम मैप चेक करते हैं तो मैप पे एक सिंपल व्यू आता है, उसमें वो सिंपल रूट बता रहा होता है कि भाई ये रोड सीधा जा रहा है। जी सर। उसके अंदर हमें नेसेसरी डिटेल ये होती है कि हमें रूट का पता होना चाहिए कि हमारी डेस्टिनेशन कहाँ है। तो ये चीज़ आ जाती है इसके अंदर। आगे जी बढ़ते सर। हैं। आइडेंटिफाई थ्री ऑफ द component parts when a problem has been decomposed at the analysis stage। इसका क्या होगा? सर हायरार्की डायग्राम, फ्लो चार्ट्स एंड pseudocode। डिकम्पोज है ना, when a problem has been decomposed at the analysis stage। दोबारा से बोलो। हायरार्की डायग्राम्स, फ्लो चार्ट एंड pseudocode। तो वो तो सॉल्यूशन नहीं होगा कि सॉल्यूशन के क्या वेज होते हैं? मैं सॉल्यूशन वेज पूछ रहा है ये। यहाँ पे सॉल्यूशन वाले वेज पूछ रहा है, वो तो सॉल्यूशन के अंदर होता है ना। जी सर। ठीक है, तो यहाँ जो कह रहा है, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। तो तीन कंपोनेंट पार्ट जो होते हैं व्हेन द प्रॉब्लम हैज बीन डिकम्पोज, तो वो तीन कंपोनेंट पार्ट होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट और स्टोरेज। चार में से कोई भी आप तीन लिख सकते हो। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। इन चारों में से कोई भी तीन आप लिख सकते हो, जिसमें कहता है ना थ्री ऑफ द कंपोनेंट पार्ट्स व्हेन प्रॉब्लम हैज बीन डिकम्पोज्ड। एनालिसिस स्टेज के ऊपर जब डिकम्पोज होती है तो ये तीन आउट ऑफ दीज फोर, तीन चीजें आपने लिखनी होंगी। ये बात क्लियर है? जी सर। ठीक है। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब वन अदर स्टेज ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये आसान है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था। क्या होगा? सर कोडिंग एंड इटरेटिव टेस्टिंग। सिंपल टेस्ट। नाम होगा, मतलब वो होता है ना एनालिसिस डिजाइन कोस्टिंग, एनालिसिस डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग। जी तो सर। एनालिसिस और उसकी तो बात हो गई थी, तो डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग यही होगा जी ना। सर। जी सर। इसमें डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग कुछ भी लिख देंगे। डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग, डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग। ठीक है, तो ये इनमें से कोई भी आप लिख दोगे तो इसके आपको एक मार्क मिल जाएंगे। क्लियर है? जी सर। फिर उसने डिस्क्राइब भी अगर बोला है ना, तो फिर डिस्क्राइब में हमें फिर लिखना पड़ेगा। जैसे अगर हम डिजाइन कह रहे हैं तो डिजाइन में हम क्या लिख सकते हैं? डिजाइन की अगर हम बात करें, डिस्क्रिप्शन देनी है। जैसे कोडिंग में है तो कोडिंग में क्या होगा? राइटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ऐसा ही है, जी सर। यानी हम राइट करेंगे ना, जी सर। राइटिंग कोडिंग राइटिंग इंस्ट्रक्शंस। instructions. Design में कह सकते हैं designing the solution to problem or breaking it down to further subcomponents.
डिजाइनिंग अ सॉल्यूशन लाइक इन सुडोकोड, और क्या क्या था? और टेस्टिंग, फ्लो फ्लो चार्ट चार्ट का और स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर डायग्राम्स। साथ साथ टेस्टिंग जो है वो टेस्टिंग प्रोग्राम्स टू चेक इफ वर्क सेट एक्सपेक्टेड, चेक द सॉल्यूशन टू चेक इफ इट वर्क्स। वर्क्स एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, लाइक टेस्ट डाटा जो थे हमारे, नॉर्मल, एब नॉर्मल, एक्सट्रीम। तो ये आ जाएगा इसका। ये समझ में आता है? जी सर। अब्दुल्ला, आपको आवाज आ रही है? यस सर। अब्दुल्ला, हमने स्टार्ट किया है अक्टूबर नवंबर 23 का पेपर 2-1। ठीक है, पहला वेरिएंट है 2-3 अक्टूबर नवंबर का। इसमें हमने पहला सवाल किया कि इसमें लेस देन और इक्वल टू किसको कहते हैं। तो आप देख सकते हो जो सर सी है। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक हमारे एग्जाम में भी आया था। आपने सही आंसर लिखा, सर, पार्ट सी ही लिखा आपने। जी। ठीक है, फिर कहता है कि हम प्रोसीजर को वैल्यू कैसे पास करते हैं, बाय यूजिंग पैरामीटर। पैरामीटर। 5 टाइप्स ऑफ डाटा टाइप थी जो थी चार, 5 लिखी हुई, उसमें से 4 का डिस्क्रिप्शन है। होल नंबर आपको पता है इंटीजर है, सिंगल लेटर कैरेक्टर है, वर्ड और फ्रेज स्ट्रिंग है, नंबर विद डेसिमल रियल होता है। 3 वर्ड्स जहाँ डाटा स्टोर हो सकता है, एरे में, कांस्टेंट में, वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। व्हाट इज मेंट बाय एब्स्ट्रक्शन? एब्स्ट्रक्शन हमने पढ़ा था कि एब्स्ट्रक्शन में हम नेसेसरी डिटेल्स को रखते हैं और डिस्कार्ड करते हैं इररेलेवेंट जो होती है उसको। ये हमने पढ़ा था, ठीक है ना। एब्स्ट्रक्शन में हम, क्योंकि कितने मार्क का है, 2 मार्क का है ना, तो हम ऐड भी कर सकते हैं कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। सिंप्लीफाइंग द प्रॉब्लम बाय यूजिंग, सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम बाय रिमूविंग अननेसेसरी डिटेल्स। कीपिंग द अननेसेसरी डिटेल वाला पार्ट लिख दिया मैंने, और कीपिंग द नेसेसरी डिटेल्स एंड डिस्कार्ड एनी अननेसेसरी डाटा। ये इसके 2 मार्क्स हो गए। फिर पूछता है कि कंपोनेंट्स बताओ 3 डिकम्पोजिंग स्टेज के ऊपर। जब डिकम्पोज होती है प्रॉब्लम, तो उसके अंदर 3 चीजें आ सकती हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। और प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एक तो एनालिसिस स्टेज होता है, तो एनालिसिस के बाद फिर डिजाइन होता है, फिर कोडिंग होता है, फिर टेस्टिंग होता है। ये सब अभी तक हमने डिस्कस किया है। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब्दुल्ला? नो सर। ये एल्गोरिथम लिखा हुआ है और इसका पर्पस पूछ रहा है, तो देखो जरा, टेक अ टाइम और मुझे बताओगे ये क्या काम कर रहा है। ऊपर तो डेक्लेरेशन हुई हुई हैं, नाम इनपुट करा रहा है, और नीचे देखो, नीचे बेसिकली वो क्या कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक? इसको देख के बताओगे ये क्या काम कर रहा है। Sir, it inputs a set of names, sorts it according alphabetically, and then outputs it. अब्दुल्ला, आपका क्या कहना है? सही कह रहे हैं यूसुफ? आपने और कैसे? हाँ जी अब्दुल्ला, कहिए। मैं भी देखता हूँ। तो जो अल्फाबेटिकल होंगे वो सिर्फ ए से एल तक होंगे। अल्फाबेटिकल ए से लेकर एल तक होंगे। एल तो बेसिकली इज द लेंथ, जो है ना, एल इज द लेंथ। एल लेंथ का बता रहे हैं आपको कि देखो, अगर आप शुरू से एक चीज देखो, तो वो कह रहा है लेंथ इज 10। सी जो है वो 1 से लेकर एल तक चलेगा, यानी 10 तक ये प्रोग्राम चलेगा। आउटपुट कह रहा है प्लीज इंटर नेम, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि इनपुट ए ऑफ सी। ए ऑफ सी का मतलब ए ऑफ 1, यही है ना, ए ऑफ 1 है। अब इसमें कह रहा है कि नेक्स्ट सी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इनपुट ए ऑफ सी में वो 10 नामों को इनपुट लेगा।
क्या ये बात समझ में आती है? जी सर। तो जब 10 नामों को इनपुट ले लेगा तो फिर L इज 1 to 9 चलाएगा। आपको याद होगा बबल सॉर्टिंग में हमने पढ़ा था कि बबल सॉर्टिंग में जितना डाटा होता है उससे एक कम कंपैरिजन होते हैं। अगर 10 लेंथ का डाटा है, 10 वैल्यूज हैं, तो कंपैरिजन तो 9 होंगे ना। तो यहाँ से आप इजीली पकड़ सकते हो कि ये बबल सॉर्ट है। फिर बबल सॉर्ट में आपको याद हो आपने पढ़ा था कि जो भी वैल्यू होती है उसको हम कंपेयर कराते हैं उसकी +1 से। यानी ए ऑफ एल का मतलब ये है कि नाम की एरे ऑफ पहला एलिमेंट इज ग्रेटर देन नाम की एरे ऑफ पहला एलिमेंट +1 यानी दूसरा एलिमेंट। तो ये पहले एलिमेंट को यानी पहले नाम को दूसरे नाम से चेक कर रहा है। अगर वो बड़ा निकल आता है पहला नाम, तो वो उस बड़े नाम को टेम्परेरी की वेरिएबल में डाल देगा। ये बबल सॉर्ट रिसेंटली मैंने कराया है अभी, मैंने शायद यस शेयर सर। भी किया आपसे। तो फिर पहले टेम्परेरी में डालेगा, फिर दूसरे वाले वेरिएबल को पहले वाली जगह पर डालेगा, और फिर टेम्परेरी में जो स्टोर कराया था आपने पहले को वो दूसरे में डाल देगा। तो यहाँ से आपको वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये जो एल्गोरिथम है ये बबल सॉर्टिंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका जवाब ये होगा कि सॉर्टिंग 10 नेम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सॉर्टिंग 10 नेम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझ में आती है बच्चों? जी सर। जी सर। यानी आप इस तरह से देख सकते हो कि जहां आप पहला और दूसरा एलिमेंट कंपेयर होते हुए देख रहे हो, फिर टेम्परेरी में स्टोर होते हुए देख रहे हो, फिर आप टोटल नंबर ऑफ एरे देख रहे हो, तो वहां से आपको पता चल सकता है कि हाँ भाई यहाँ पे ये काम हो रहा है। ठीक है, ये नाम आ गया, इसका आंसर आ गया। स्टेट 4 प्रोसेसेस इन दिस एल्गोरिथम। यहाँ 4 प्रोसेसेस कहाँ हो रहे हैं, किन लाइनों पे, ये बता दो। और ये आप मुझे चैट पे बताओगे, आप डायरेक्ट नहीं बताओगे। देखना चाहता हूँ कि आप लोगों के क्या क्या आंसर्स हैं। टेक 30 सेकेंड्स और मुझे बताओ यहाँ 4 जगह पे कहाँ कहाँ प्रोसेस हो रहे हैं। 30 seconds you will take, you will give me जी the सबसे answer in पहले the तो chat box, give me the answer in अ, the chat box। और फिर उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। सवाल है तो पूछ लो अब्दुल्ला। नहीं सर, मुझे एक मिला था तो मैं उसका जवाब एक बताने मिनट लगा हाँ। था। नहीं ऐसे नहीं बताओ, ज्यादा बेहतर है कि फिर आप चैट पे बताओ, और फिर चैट पे मैं देखूंगा कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट। टेल मी इन द चैट बॉक्स। क्वेश्चन ये है कि इस एल्गोरिथम में 4 प्रोसेस बताने हैं आपने। प्रोसेस तो आपको पता है सिंपल क्या होता है, तो यहाँ से देख के बता सकते हो प्रोसेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं। लाइन के साथ बताना मुझे। यूसुफ मिल गए? देखो जी सर, प्रोसेस मैं बस बताना है। हाँ क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ, बस सेंड करो। ठीक है। यहाँ पे जिस तरह से इसका आंसर आपने करना है, ठीक है, तो दोनों के जवाब आ गए मेरे पास, तकरीबन तकरीबन सही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो उसने सवाल पूछा है अकॉर्डिंगली उसके हम क्या देंगे। तो वो हमसे पूछ रहा है कि स्टेट 4 प्रोसेसेस इन दिस एल्गोरिथम। 4 प्रोसेस क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ हमें जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं 4 प्रोसेस में से,
हमें एक जो चीज नजर आ रही है वो इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन इज अ प्रोसेस। ये एक नजर आ रहा है हमें यहाँ होते हुए। ठीक है। उसके अलावा हमें नजर आ रहा है इनपुटिंग द नेम इज अ प्रोसेस। ये जो नजर आ रहा है ये भी एक प्रोसेस है। ठीक है। इनपुटिंग द नेम इज अ प्रोसेस। उसके अलावा अगर हम देखें स्टोरिंग द नेम्स इन एरे, ये वाला यहीं पे इनपुट और स्टोर होना, ये एक प्रोसेस है। स्टोरिंग द नेम्स इन दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यहाँ पे इस तरह से, ये एक प्रोसेस है। और डिस्प्लेइंग द नेम्स, ये भी एक प्रोसेस है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या क्या लिख सकते हैं आंसर में? नंबर 1, तो पहली चीज हम यहाँ लिख सकते हैं इनिशियलाइजेशन होना, वो एक प्रोसेस है। इनिशियलाइजेशन होना एक प्रोसेस है। दूसरा जो प्रोसेस है हमारे पास वो है डेक्लेरेशंस या इनपुटिंग द 10 नंबर्स। इनपुटिंग 10 नंबर्स समझ में आ रहा है जो बता रहा हूँ? जी जी सर। सर। उसके अलावा स्टोरिंग द नेम्स इन एरे, ये भी एक प्रोसेस था। स्टोरिंग नेम्स इन एरे और फिर उन्हीं नाम का डिस्प्ले भी करना। ठीक है। डिस्प्लेइंग द नेम्स, डिस्प्लेइंग द नेम्स फ्रॉम एरे। तो ये आपके पास 4 प्रोसेस यहाँ आ जाएंगे फॉर 4 मार्क्स। ये समझ में आता है? जी सर। आगे बढ़ते हैं। Meaningful identifier have not been used in this algorithm. Suggest suitable meaning identifier for the array. ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ मीनिंगफुल नेम तो वाकई इस्तेमाल नहीं हुए हैं। अगर आप इसको पूरा देखो तो कहता है कि एरे द मीनिंगफुल सजेस्ट सुटेबल मीनिंग आइडेंटिफायर फॉर द एरे। एरे के लिए जैसे यहाँ पर उसने एरे को लिया है, नाम दिया है ए। ये देखो ये ए दिया है। ठीक है। ये जो ए मैंने सेलेक्ट किया ये एरे का नाम है। उसको सुटेबल नेम क्या दे सकते हो इस ए एर, को? हाँ, एरे दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? एरे। एरे। अच्छा। उसको नाम देना है ना, सुटेबल नेम देना है। यानी बजाय ए के हम इसकी जगह अगर नेम लिख देते तो क्या बेहतर नहीं होता? उसने ए दिया हुआ था ना। जी सर। तो अगर मैं उसके बजाय अगर इसको नेम लिखता तो बेहतर समझ में नहीं आता कि भाई नाम क्या है रे? क्या मेरी जी बात समझ सर। रहे हो? यस जी सर। सर समझ। तो फिर हमें यहाँ पे 1 मार्क के लिए यानी जो ए है इसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा कि हमें यहाँ लिखना चाहिए था NAME नेम। यानी हमें ये 1 मार्क का ये लिखना चाहिए था कि रादर देन दिस हमें ये मिल जाता। ये बात आती है समझ में? जी सर। ठीक है। बाकी आपने बता दिया कि ये बताओ कि जो वेरिएबल टी है, सी है और एल है, इसकी सर जगह हम टी क्या क्या तो दे सकते हैं? टेम्परेरी वेरिएबल के लिए होगा। वेरी गुड। टी इज फॉर टेम्परेरी होता है, शाबाश। ये टी है तो हम इसको टेम्प कर सकते थे। टी टेम्परेरी के लिए था, और बोलो। टी टेम्प हो गया। सी का क्या होगा? काउंट। सी को हम काउंट के लिए यूज कर लेते हैं, ऐसे ही है ना? और एल को? एल को सर लेंथ एल के को लिए। आपने नहीं बोला था पहले। लेंथ के लिए। ठीक है। तो ये हम 3 वेरिएबल्स यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हम यूज कर सकते थे। तो हमें यहाँ लिखना होगा कि वेरिएबल TCL, टी इज द टेम्प, सी इज द काउंट, एल इज द लेंथ।
तो ये 3 वेरिएबल हम यहाँ सर इसके। लेंथ, सर टेम्प मतलब टेम्प अगर हो तो वो हम टेम्परेचर भी रीड कर सकते हैं, तो पूरा टेम्परेरी लिखना नहीं नहीं, चाहिए यहाँ रहेगा? टेम्परेरी है, टेम्परेचर थोड़ी है। नहीं मतलब अगर कोई जैसे हमें सर शरीफुल्लाह ने बोला था कि आप सूडो कोड ऐसा लिखो कि कोई और बंदा भी पढ़े तो उसे भी समझ आ जाए। टेम्परेरी लिख, तो टेम्परेरी हाँ, लिख तो सकते, नो इशू। टेम्प लिखेंगे तो टेम्परेचर भी लगेगा। फिर यहाँ पे तो अमूमन जैसे हम सूडो कोड करते हैं ना, तो टेम्प की टर्मिनोलॉजी हम टेम्परेरी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं बाय डिफॉल्ट। ओके। ठीक है। टेम्परेचर के सवाल में होता है ना, अब ये तो नाम की बात कर रहा है ना, तो नाम के लिए फिर हम्म। क्या रहेगा? नाम के लिए तो अमूमन टेम्परेरी हम बबल सॉर्ट में टेम्प ही इस्तेमाल करते हैं। ओके सर। ठीक है, तुम टेम्परेरी भी लिखोगे, कोई इशू नहीं है। तो वेरिएबल मीनिंगफुल नेम रखने से तो बेहतर हो जाता है। उसके अलावा भी 2 रास्ते होते हैं जिससे आपका प्रोग्राम इजियर टू अंडरस्टैंड होता है। वो कौन सा होता है? कमेंट्स। कमेंट्स डालना, शाबाश। और आई से एक और शुरू होता है। सर आई से IDE। आइट्रेशन। IDE। इंडेंटेशन। जी सर। ओ। इंडेंटेशन होता है ना। कमेंट्स बोल दो, बाय मेकिंग यूज ऑफ कमेंट्स हो जाता है। आप मेकिंग यूज ऑफ प्रोसीजर एंड फंक्शन, उससे भी आपका आसान हो जाता है, प्रोसीजर एंड फंक्शन से। फिर उससे फिर हमें रिपीट नहीं करने पड़ते जो हाँ, रिपीटेटिव। है ना, तो उससे आसान हो जाता है, इंडेंटेशन हो जाता है। 3 मांगे थे, 2, 2 मांगे थे, 3 दे दिए। ये बात समझ में आती है? उन्होंने इतनी जल्दी 6 सवाल भी कर लिए, बड़ा आसान पेपर आया था यार ये। कंसीडर द लॉजिक सर्किट, और लॉजिक एक्सप्रेशन बतानी है इसको देख के। मैं चाहूंगा अब्दुल्ला आप बताओ लॉजिक एक्सप्रेशन। सर इसका होगा ए नॉट एंड बी। नॉट ए करके, ए नॉट ए नॉट एंड से बी बेहतर सर। है नॉट ए लिखते हैं ना। तो मैं अगर यहाँ लिखना चाहूँ, तो मैं क्या लिखूंगा? नॉट ए, नॉट ए के बाद नॉट ए एंड बी। नॉट ए एंड बी। आप ठीक इनको है, ब्रैकेट्स में पहले कर दें। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। फिर एक और ब्रैकेट, या आप पहले और लिखते हैं मतलब? वेरी गुड, और तो शाबाश। फिर सी नॉट, नो नॉट सी, सॉरी। नॉट सी, ठीक है। तो ये इसका आ जाएगा, और बीच में लगाना है तो नॉट ए एंड बी और नॉट सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। यूसुफ क्लियर है? जी सर। 4 मार्क का था ये। अब आ जाते हैं टू द कंप्लीटिंग द ट्रुथ टेबल ऑफ इट। नॉट ए एंड बी और नॉट सी, इसका बनाते हैं। तो पहले नॉट ए बना दें वर्किंग स्पेस में, यानी ये जो बनेगा यहाँ पे, तो ये हमारा जो पहला बनेगा वो बनेगा नॉट ए का, ऐसे ही है। ऊपर वाली एक्सप्रेशन को देखो ना, सबसे पहले नॉट ए है, तो नॉट ए का मतलब अब ये जितना ए वाला हिस्सा है इसको उल्टा कर देंगे, ऐसा ही है। जी सर। ऐसा है। पहले मैं इसमें कॉलम बना लेता हूँ, कितने जी बनेंगे? सर। नॉट ए का बनेगा, बी तो ऑलरेडी मौजूद है, उसका एंड हो जाएगा 2। फिर नॉट सी का बनेगा 3। तो मैं इसको पहले इसी के डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ 3 कॉलम में, स्प्लिट सेल इनटू 3 या 4 कॉलम में।
सबको स्प्लिट सेल करना पड़ेगा इंटू 3। ठीक है, उसको मैं अगर ऐसे करूँ, ये वर्किंग है। आखिरी वाले को एक्स कर देते हैं, बाकी और 3 और ऐड कर देते हैं। पहले जी यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला काम हमें करना है नॉट ए। ये मेरा नॉट ए आ गया। नॉट ए का मतलब है कि ये जो पूरा ए वाला पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन सबको उल्टा करना है। इन सबको इन्वर्स करते हैं। तो ये नॉट ए का मतलब है ये सारे हो जाएंगे 1 1 1 1 0 0 0 0। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है नॉट ए के बाद एंड कराना है बी के साथ। तो ये जो रिजल्ट आया है इसको बी के साथ एंड कराना है। तो ये जो रिजल्ट है इस तरह से हाईलाइट कर देते हैं, और इसको इसके साथ एंड कराना है, दिस पार्ट के साथ। तो एंड कराने का मतलब ये है, यहाँ हम लिखेंगे नॉट ए एंड बी। दिस इज नॉट ए एंड बी। तो अब ये जो दो मैंने कॉलम ये बनाई है रॉस, इसी को चेक करेंगे कि इसके अंदर अगर एक जीरो आया तो सब जीरो होगा। तो यहाँ हमें जीरो मिल रहा है और ये 1 मिल रहा है, जीरो रहेगा। फिर इसी तरह इसमें ये जीरो, ये 1 जीरो कर देगा। फिर इसमें ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये 1 रहेगा। नीचे ये 1 है, ये 1 है, 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर देखो नीचे 4 जीरो आ रहे हैं यहाँ, तो इसलिए मुझे उधर देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं 4 जीरो यहाँ लगा दूंगा, क्योंकि एंड में एक जीरो तो सब जीरो। ये 4 जीरो लगा दिए। इसके बाद नॉट बी तो मिल गया था, अब करना है नॉट सी। यहाँ हम करेंगे सी का नॉट, नॉट सी। नॉट सी का मतलब है जब सी की वैल्यू 0 1 थी, ये 1 0 हो जाएगी। ठीक है, ये सारी 0 1 हो जाएगी। तो इसको हम चेंज करेंगे फ्रॉम 0 यहाँ तक। तो हम यहाँ इसको लिखेंगे 1 0 1 0 1 0 1 और आखिर में 0। ठीक है, तो ये हमारा आ गया नॉट सी। अब हमें क्या करना है, इन दो वैल्यूज को, ये जो दो कॉलम्स हमने बनाए हैं, इनको और कराना है। और का मतलब दोनों में कहीं भी 1 आ गया तो हमें 1 कर देना है। इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। तब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि इन दो कॉलम्स में देखना है कहाँ 1 आ रहा है। दोनों में 1 आ रहा है, 1। दोनों में 0 आ रहा है, 0। फिर इन दोनों में 1 है, 1। दोनों में 1 है, 1। इसमें 1 है, 1। इस दोनों में 0 है, 0। फिर 0 1 पे 1 और 0 0 पे 0। बच्चों समझ में आया? यही आंसर आ रहा है यूसुफ? जी सर। जी सर। 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। To the next question. A programmer is designing an algorithm to calculate the cost of length of the rope
input two values, the length of the rope in meters, length and the cost in cost. दो वेरिएबल्स यहाँ बता दिए उसने, दो वेरिएबल्स को देखेंगे. Perform a validation check on the length to ensure the values between 0.5 and 6.0. यानी जो लेंथ है वो आपकी 0.5 और 6.0 के दरमियान होनी चाहिए. ये दो चीजें पहले. और कैलकुलेट द प्राइस ऑफ ए, प्राइस आपने निकालनी है. और प्राइस आप निकालोगे टू डेसिमल प्लेसेस. यूज द वेरिएबल नेम गिवन, स्टेट द नेम ऑफ द वैलिडेशन चेक. तो 0.5 और 6.0 है, क्या वैलिडेशन चेक डलेगा? सामने नजर आ रहा है, कौन सा वैलिडेशन चेक डलेगा? अब्दुल्ला, आप बताना चाहोगे कौन सा चेक डलेगा? तो यहाँ पे रेंज है क्या? कौन सा? रेंज. बिल्कुल, क्योंकि वहां उसने रेंज डिफाइन की भी है. तो यहाँ आप जो इस्तेमाल कर सकते हो वो कर सकते हो आप रेंज चेक. ठीक है, तो इसका आंसर रेंज चेक आ जाएगा. कंप्लीट द फ्लो चार्ट फॉर दिस. स्टार्ट स्टॉप दिया हुआ है, ठीक है, और आपने इसका फ्लो चार्ट बताना है. इनपुट टू वैल्यूज, द लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ द रोप, और जिसको उसने लेंथ के नाम से लिया है, और कॉस्ट जो है उसको कॉस्ट के नाम से लिया है. और लेंथ के अंदर आपने 0.5 और 6.0 के दरमियान रखनी है. ठीक है, और उसके बाद आपने प्राइस निकालनी है. तो 10 मिनट ले लो, 5 मिनट ले लो, और 5 मिनट में इसका फ्लो चार्ट बना के मुझे भेजो. ये 5 मिनट्स, सवाल सामने, इसका फ्लो चार्ट बना के शेयर करो. सो यहाँ हमें जो चीज़ देखनी या रखनी है विद इन दिस, वो एग्जैक्टली इस तरह से होगी. कैन यू सी द स्क्रीन? जी सर. तो यहाँ आप देख सकते हो कि स्टार्ट से शुरू हो रहा है, ठीक है, और आपने कैलकुलेट करना है. तो स्टार्ट से अगर आप देखो, सर मैंने आपको भेज दिया. अच्छा जी, तो अगर आप यहाँ देखो, लेंथ है, लेंथ नो, कॉस्ट, तो कॉस्ट कैलकुलेट भी तो होगी ना. अब आप दोनों समझना, आपने लेंथ इनपुट कराई, नंबर वन. अगर वो लेंथ ग्रेटर देन 0.5 और एंड लेंथ लेस देन इक्वल 6 है, ठीक है, अगर ऐसा है तो यस होके इनपुट कॉस्ट हो जानी चाहिए. सही है ना, क्योंकि लेंथ विद इन द रेंज है. और अगर नो पे जाता है तो लेंथ दोबारा से इनपुट होगी. अगर विद इन द रेंज है, यस होता है, इनपुट कॉस्ट आ गई. लेंथ ऑलरेडी ऊपर ले चुके हो, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा के प्राइस निकालोगे. जो प्राइस निकलेगी उसको राउंड टू द टू डेसिमल प्लेस होना था, वो यहाँ ऊपर लिखा हुआ था. तो सिंपल जो भी वैल्यू आ रही है, जो भी वैल्यू आ रही है उसको आपने सिंपल सिंपल आउटपुट प्राइस लिख के राउंड में प्राइस कॉमा टू लिख लेना है. प्राइस कॉमा टू का मतलब है कि जो भी प्राइस की वैल्यू आएगी उसको दो प्लेसेस राउंड करेगा. ठीक है, तो मुझे जो नजर आ रहा है, यूसुफ, आपको समझ में आया पॉइंट जो मैं आपसे कह रहा था, कि जो इनपुट ना होने पे ऊपर जाने वाला, यानी इनपुट रिपीट होने वाला. सर मैंने वो किया है वैसे. मैं अगर देखूं, सर नो पर मैं सॉरी, लेंथ अगर ग्रेटर लेंथ इज ग्रेटर देन, लेंथ इज ग्रेटर देन 6 और लेस 6 देन और लेंथ 0.5. इज लेस देन दिस, अगर ऐसा है तो उसको तुमने ऊपर कर दिया. नहीं है, अच्छा तुमने उसको उल्टा कर दिया. सही है, तुम्हारा सही है. बाकी प्राइस को राउंड तुमने सही करा दिया, कॉस्ट को सही करा दिया. तो यूसुफ का तो सही है. और अब्दुल्ला का अगर हम देखें, तो अब्दुल्ला आपको लेंथ इनपुट कराई है आपने, ठीक है, और आपको देखना पड़ेगा अब्दुल्ला, आपके दो ही मार्क्स बनेंगे, दो या तीन. जैसे लेंथ लिख रहे हो ना, तो आपको इनपुट लेंथ लिखना होगा इसको प्रॉपर. आ रही है बात समझ में?
प्रॉपर इनपुट लेंथ ठीक है। लिखना हो। फिर ये चेक चलाना है, चेक आपने चलाया, ऊपर कर दिया। कॉस्ट के लिए आप जैसे कॉस्ट लिख रहे हो तो उसको इनपुट कॉस्ट लिखो, ठीक है। और आपने जो सिंबल यूज किया अब्दुल्ला, दोनों सही नहीं है। जैसे पैरेललोग्राम यूज होगा, आप पैरेललोग्राम नहीं, आप उसको रेक्टेंगल यूज कर रहे हो। तो इनपुट के लिए सही करेक्ट सिंबल भी यूज करना होगा। प्राइस आप सही कैलकुलेट कर रहे हो, आउटपुट भी आप जो है वो रेक्टेंगल में करा रहे हो, उसको आपने कराना है पैरेललोग्राम में। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर रेक्टेंगल में प्रोसेस नहीं होता? प्रोसेस तो रेक्टेंगल में होगा, तो ये जो आपने आउटपुट और इनपुट लिखा है, ये आपने पैरेललोग्राम में डालना है ना। सर मैंने तो ये सोच के किया था कि आउटपुट एक प्रोसेस है तो वो रेक्टेंगल में से होगा। आउटपुट नहीं, आउटपुट बेटा इनपुट आउटपुट का तो यही होता है ना पैरेललोग्राम। आउटपुट प्रोसेस नहीं होता, वो प्रोसेस है मैं ये। भूल गया था। प्रोसेस ये है, प्राइस बराबर है लेंथ इनटू कॉस्ट, ये प्रोसेस है। आ रहा है यहाँ तक समझ में? यस सर। आपको समझ में आया यूसुफ? जी सर। ठीक है।